आगरा शहर में एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ लव के लिए जाना जाता है। 400 सालों से ज्यों का त्यों खड़े इस अजूबे को शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज की मौत के बाद इसे बनवाया था। आखिर क्या छुपा है ताजमहल के इन बंद बाई दरवाजों के पीछे? आखिर क्यों है ये दुनिया के लिए एक रहस्य? क्यों है ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक अनोखा अजूबा? अमेरिकन टेक की वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असल में ताजमहल का रियल नाम रौजा ए मुनव्वरा था, जिसका मतलब जगमगाता हुआ मकबरा होता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है, जिसका असली नाम तेजो महल है। वहीं एक थ्योरी के अनुसार इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं, बल्कि इसे 13 सेंचुरी में बनवाया गया था राजा परमार देव के द्वारा। इसके बाद यह पार्टीशन हुआ राजा मानसिंह को, और शाहजहां ने एक्चुअली में ताजमहल को खरीदा उनके पोते राजा जयसिंह से। और वहीं ये भी माना जाता है कि मुमताज को दफनाने के बहाने शाहजहां ने राजा जयसिंह के महल पर कब्जा किया, और वहां का सारा खजाना लूटने के बाद खजाने को महल के ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में रखा था, जो आज भी इसी ताजमहल में रखा है। आज भी ताजमहल के बहुत से कमरे शाहजहां के काल से बंद पड़े हैं, जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हैं। रिसर्चर्स की माने तो ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं, और साथ ही ये भी दावा किया जाता है कि ताजमहल से बाहर निकलने के लिए एक और रहस्यमय दरवाजा है, जिसे शाहजहां के समय से ही ईंटों से बंद करवा दिया गया था। लेकिन एक दावा ये भी किया जाता है कि जिन ईंटों से कमरे को बंद करवाया गया था, वो ईंटें गेट बनने के बाद बनाई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि भला इन कमरों को आखिर बंद करवाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर कई रिसर्चर्स के अपने अपने तर्क हैं। वहीं कोई कहता है कि इन कमरों में मुमताज की कब्र को रखा गया है, तो वहीं कोई बताता है कि इन कमरों में हिंदू धर्म की मूर्तियों को कैद करके रखा गया है। तो कितनी सच्चाई है और क्या छिपा है ताजमहल के इन बंद पाइश दरवाजों के पीछे? तो आइए समझते हैं ताजमहल की एक्चुअल मिस्ट्री को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर में शाहजहां था कौन। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, जिनका जन्म जोधपुर के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। दक्षिण भारत में अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर इनके पिता जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां का टाइटल दिया। इसका मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। वहीं दूसरी तरफ 27 अप्रैल 1593 ईस्वी में मुमताज महल का जन्म हुआ। एक्चुअली में ये नाम इन्हें शादी के बाद दिया गया था। वहीं शाहजहां का विवाह 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अजुरमंद बानो से हुआ था, जो इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। शाहजहां ने इन्हें मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी। मुमताज महल और शाहजहां की सगाई 1607 में हुई, जबकि इनकी शादी 5 साल बाद 1612 में हुई थी। उस समय मुमताज 19 साल की थी। कहते हैं शाहजहां ने पहली बार अजुरमंद बानो को आगरा के मीना बाजार की गली में देखा। वहां वह उसे एकटक देखते रह गए। उसकी खूबसूरती से शाहजहां को पहली नजर में उनसे प्यार हो गया। मुमताज ने उसके बाद 13 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन 14वें बच्चे के जन्म के समय उनकी मौत हो गई। उस समय उनकी उम्र 39 साल थी। इसके अलावा भी शाहजहां की कई पत्नियां थीं। हसीना बेगम, मुत बेगम, कदसिया बेगम, फतेहपुरी महल बेगम, सरहिंद बेगम, कंधारी बेगम, टोटल में इनकी 13 पत्नियां थीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल में न केवल मुमताज बल्कि 3 बीवियां और दफन हैं। पूर्वी गेट पर सरहिंद बेगम का मकबरा है, जिन्हें इज्जू निसा बेगम के नाम से जानते हैं। वहीं पश्चिमी गेट पर फतेहपुरी बेगम का मकबरा है। इसके अलावा चौथी बेगम कंधारी बेगम का मकबरा ताजमहल के बाहर है। वहीं शाहजहां के अंदर जो डीप अफेक्शन, जो उनके अंदर प्यार था, वो मुमताज के लिए कई ज्यादा था, क्योंकि शाहजहां जहां भी जाते थे मुमताज हमेशा उनके साथ जाती थी। कहा यह भी जाता है कि जब मुमताज की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद शाहजहां इतने भारी गम में डूब गए कि पैरालाइज हो गए और कई हफ्तों तक रोते रहे। और जब वो वापस आए तो उनके बाल सफेद हो चुके थे और उनकी कमर झुकी हुई थी। वहीं इनायत खान लिखते हैं कि अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई तो उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान पैदा नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जो इस दुनिया में कहीं नहीं है, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। तो चीफ आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें टाइटल दिया गया नादिर उल असर यानी वंडर ऑफ द एज का, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद सहित कई स्मारकों के निर्माण के लिए जिम्मेदार उस्ताद अहमद लाहौरी ने ताजमहल को भी डिजाइन किया। और जो व्हाइट मार्बल पैनल पे कैलीग्राफी करी गई, वो करी गई अब्दुल हक सिराजी के द्वारा। वहीं ताजमहल में प्रयोग किए जाने वाले बेस कीमती रत्नों जैसे व्हाइट मार्बल को राजस्थान के मकराना से, जेड और क्रिस्टल को चीन से, लापीज लाजुली को अफगानिस्तान से,
टर्कोयस को तिब्बत से, जैस्पर को पंजाब से, सैफायर को श्रीलंका से, कार्नेलियन को अरब से और ऐसे ही कुल मिलाकर 28 रत्नों को व्हाइट मार्बल पत्थर पे जड़ा गया था। इन सभी चीजों को फॉरेन से आगरा लाने में 1000 से भी अधिक हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। टोटल में ताजमहल को बनाने में 22 साल का समय लगा। इसकी कंस्ट्रक्शन और डेकोरेशन में अप्रॉक्सीमेटली 22,000 मजदूरों ने इस पर दिन रात काम किया। वहीं ये भी माना जाता है कि शाहजहां ने ताजमहल के निर्माण में लगे सभी 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी इमारत वह दोबारा न बना सकें। परंतु इस बात की पुष्टि के कहीं भी एविडेंस नहीं मिलते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि हो सकता है कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों को जिंदगी भर का मेहनताना देकर उनसे एक एग्रीमेंट करवाया हो कि वह ताजमहल जैसी दूसरी बिल्डिंग का निर्माण ना करें। वहीं 42 एकड़ की जमीन पर बनाकर तैयार की गई इस बिल्डिंग की नींव वेल यानी कुओं पर आधारित है, जिसमें 50 कुएं हैं। ताजमहल का वजन इन्हीं कुओं पर टिका हुआ है। बिल्डिंग के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे डाले गए थे। इन लकड़ियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन लकड़ियों को जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी, ये लकड़ियाँ उतनी ही ज़्यादा मजबूत रहेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि यमुना नदी इसकी दीवार से सटकर बहती रहे और यही रीज़न है कि ताजमहल का निर्माण नदी के किनारे किया गया। ताजमहल में लगी लकड़ियों की एक खासियत यह भी है कि इन लकड़ियों में कभी दीमक नहीं लगती। आबनूस की लकड़ियों में 30% या इससे ज़्यादा नमी रहती है तो ये लकड़ी कभी ख़राब नहीं होती। आम लकड़ी पानी में तैरती रहती है, लेकिन आबनूस की लकड़ी का घनत्व ज़्यादा होने के कारण यह लकड़ी पानी में डूब जाती है। अब बात करते हैं उन बंद 22 दरवाजों की। ताजमहल के तहखाने में जो 22 कमरे हैं, उनमें 4 कमरे बड़े और 18 कमरे छोटे हैं। इसके अलावा हर कमरे में जाने का रास्ता बिल्कुल अलग है, यानी एक कमरे के जरिए दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। ऊपर से नीचे की तरफ जाने के 6 रास्ते हैं जो ताजमहल के फर्स्ट फ्लोर से जाते हैं। रिसर्चर्स का कहना है कि ये रूम्स नहीं बल्कि एक लंबा कॉरिडोर है जिस पर दरवाजे लगाए गए हैं और ये बंद दरवाजे कोई ऐसे बंद दरवाजे नहीं है कि इन्हें सदियों से कभी खोला न गया हो। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टाफ के अकॉर्डिंग ताजमहल के इन कमरों की हर हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार इनकी सफाई होती रहती है। इसके अलावा मुगल काल के ये मॉन्यूमेंट्स जैसे हुमायूं टूम दिल्ली में और जो सफदरजंग टूम है वहाँ पर भी ऐसे ही अंडरग्राउंड बेसमेंट में कमरे हैं। वहीं सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन पहले ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में बनना था, जहां मुमताज की चाइल्ड बर्थ के दौरान मौत हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर व्हाइट मार्बल की सप्लाई ना कर सका और इसलिए ताजमहल को आगरा में बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं एक बात जो ताजमहल को यकीनन एक अजूबा बनाती है वह है उसका बदलता हुआ रंग, क्योंकि प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताज अपना रंग बदलता रहता है। यह सुबह के समय पिंक, शाम के समय मिल्की व्हाइट और चांदनी रात में गोल्डन दिखाई देता है। वहीं जानकर आपको हैरानी होगी कि ताजमहल को 3 बार बेचा जा चुका है। बिहार के सिवान जिले का रहने वाला नटवर लाल यानी मिथिलेश कुमार ताजमहल को 3 बार बेच चुका है। वह लोगों को ठगने के लिए नॉवेल्स को पढ़कर उनसे आइडिया निकालता था। वैसे नटवर लाल पेशे से वकील था, लेकिन नटवर ने पहली चोरी बैंक से की थी। उसने अपने पड़ोसी की नकली साइन बनाकर बैंक से 1000 रुपए निकाले थे। इसके अलावा नटवर कई दफा लाल किला को भी बेच चुका है और इतना ही नहीं, नटवर ने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके संसद भवन को भी बेच डाला था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में।